हिंदी कक्षा पाठ नंबर 1। दोस्तों, आप वेबसाइट पुस्तक pustak.org पर जाएं। मूल्य रहित पुस्तकें में हिंदी व्याकरण, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज पर जिस पे हिंदी व्याकरण के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। इसका पहला लिंक काम नहीं कर रहा है तो मैंने दूसरा दबाया, दूसरे वाले पर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण संस्कृत सीखने के लिए, हिंदी समझने के लिए, दोनों के लिए ये बेस है। इसे आपने सीखा तो आप संस्कृत सीख सकते हैं हिंदी भाषा के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ण विचार। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण समझते हैं आप? अ, आ, क, ख, ग, कोई भी शब्द जो भी हिंदी का है वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये सारे वर्ण एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, अ, आ, इ, ऊ, क, ख आदि। ठीक है, वर्णमाला। अब आपने मोती की माला सुनी है? मोती की माला में मोती होते हैं, तो वर्ण की माला में क्या होंगे? ये सारे वर्ण होंगे। तो वर्णमाला उससे बना है। सभी वर्णों को एक में पिरो दिया जाए धागे में तो वर्ण की माला बन जाएगी। वर्णमाला को समुदाय को वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। उच्चारण, ये शब्द याद रहे, उच्चारण, उच्चारण माने बोलना। ठीक है, और प्रयोग की कहाँ प्रयोग है उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो, ये शब्द और है बीच में याद रहे, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक शब्द हों, सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर हैं अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अब ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे तो आपको अगला टॉपिक समझ आएगा। उच्चारण के समय कि किस वर्ण को बोलने में कितना समय लग रहा है उसके बेस पर, उस बेस के ऊपर इन्होंने डिवाइड किया इसको 3 हिस्सों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो शब्द हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये टोटल 4 हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में देखिए बहुत कम समय लग रहा है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दुगना और दीर्घ। ठीक है, ये हिंदी में 7 हैं। जैसे अ बोलते हुए आपको कितना समय लग रहा है, अ, और आ बोलने में आ, थोड़ा खिंच गया ना तो अ, आ ज़्यादा समय लगा, ई, उ, अंतर आ गया। अब ये मत कहना कि अ, ई, उ की तरह अ, आ, ई, उ बड़े हो गए तो ए नहीं, यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, इसलिए समझा रहा हूँ। ए में भी वक्त लगता है और ए में भी वक्त लगता है, ये दोनों एक जैसे हैं। ओ में भी उतना ही वक्त लगता है, औ में भी उतना ही वक्त लगता है, लेकिन अ, आ, ई, उ, इनमें वक्त थोड़ा अंतर है। समझ रहे हो? एहसास हो जाएगा जब बोलना शुरू करोगे। एक बार स्वरों का उच्चारण करो, आपको एहसास होगा कि किसमें कितना समय लगता है, अंदाजा होगा इससे। बेसिकली एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करने में तो बैठ जाना। ठीक है, यही बात यहाँ लिखिए। दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं मानना चाहिए। दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। उच्चारण में लगने वाले समय को बेस मानकर किया गया, आधार मानकर। ठीक है, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। ये एग्जाम्पल नहीं हमारे पास, करेंगे आगे। मात्राएं, स्वरों के बदलते हुए स्वरूप को मात्राएं कहते हैं। जैसे स्वर हैं, उन स्वरों के अगर स्वरूप को हम बदलें उसे मात्रा कहेंगे। जैसे अ स्वर है, अ को लिखना हम कहीं नहीं दिखा सकते, अ क्योंकि दिखाई नहीं देता। अवर्ण स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ मतलब अ, सिंपल अ। आ के अंदर मात्रा आएगी डंडा, ई में छोटी ई की मात्रा, ई में बड़ी ई की मात्रा। जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए, खीर। ऊ में छोटा ऊ, गुलाब। बड़े ऊ में भूल, बड़ा भू लगा हुआ है, त्री।
तृण, री तृण, ए में एक डंडा ऊपर, ए में बड़े ए में दो डंडे, ओ में ओ में औ दो डंडे। ठीक है, ये यहाँ लिखा है अवर्ण स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। व्यंजनों का अपना रूप निम्नलिखित है। क छ ज त थ, मतलब सारे के सारे व्यंजन हैं। ठीक है, व्यंजन अभी हम पढ़ेंगे नीचे अगली लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। अ लगने पर जिस भी व्यंजन में अ लग जाता है उसके अंदर से नीचे ये हलंत लगा हुआ ना, क के नीचे देखो एक मात्रा लगी हुई है, ये हलंत है, इसको हलंत कहते हैं। जब ये हट जाएगा, अ लगने पर ये हट जाएगा। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है, तब इस प्रकार लिखे जाते हैं। इसको ध्यान से देखो, इनमें सब में डंडा लगा हुआ है, इनमें अ जुड़ने से इनके नीचे से डंडा हट गया, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देगी इसमें। ठीक है ना, क जैसे दिख रहा है लेकिन हलंत हट गया है, समझ गए। हलंत इस डंडे को कहते हैं, नीचे वाले जो ऊपर क के नीचे लगा हुआ, च के नीचे लगा हुआ। ठीक है। व्यंजन, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए पूर्ण उच्चारण करना है तो स्वर, जो हमारे 11 स्वर हैं उनके सहायता ली जाती है, तो उनसे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है, ये संख्या में टोटल 33 हैं। इनमें 3 हिस्से हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसको समझेंगे भी, स्पर्श क्यों कहा, अंतस्थ क्यों कहा, ऊष्म क्यों, और कैसे कैसे कैटेगरी, उसको समझेंगे थोड़ी देर में। अभी पढ़ो। स्पर्श में 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे वर्ग का नाम है क वर्ग, तो क से शुरू होता है, च वर्ग तो च से, ट वर्ग तो ट से, तो क च ट त प, क च ट त प। ये 5 वर्ग याद होने चाहिए आपको। क ख ग घ ड, च छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनको आपको लिख के याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये याद हो जाए आपको। थोड़ी देर में इनका ब्रेकअप समझाएंगे कि कैसे बने और कौन सी कैटेगरी के बेस में है। अंतस्थ, ये 4 हैं, यार, लव, य र लव। अब लव तो यार से होता है ना, तो यार लव शब्द याद हो जाएगा आपको, याद करने के लिए कोई गलत काम नहीं। ऊष्म, श स स ह, इसको ऐसे याद कर लो, शेष 7, तो शेष सह। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, आप देख लो अपने हिसाब से। शेष सह, श श स ह। वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी वर्णमाला में गिने जाते हैं पर ये व्यंजन संयुक्त हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा सुना ना आपने, कक्षा में श आता है, तो उस कक्षा के श में बोलते हुए समझो इसको, देखो कक्षा, लिखेंगे हम क और श, लेकिन बोलते क्या है, कक्षा, क शा, तो 2 क आ रहे हैं ना, तो एक क ये वाला है, क शा, तो इन दोनों को मिला के वो शब्द बनता श, तो कक्षा। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान याद है ना आपको, ज्ञान, ज्ञान लिखते हैं हम, तो ऐसे लिखते हैं ज्ञान। ज्ञान को लिखने में ज और इसका इस्तेमाल होता है, इन दोनों को मिलके बनता है ज्ञ। त्रि, त्रि कैसे बनता है, त और र, इसको ध्यान से बोलो, त्रि बोलो, त्रि, तो त्रि में 2 शब्द सुनाई दे रहे हैं, त और री, तो त और र 2 शब्द। ऐसे श, वही कक्षा वाला, कक्षा, त, य, हिंदी वर्णमाला पर ये हिंदी वर्णमाला में गिनना उचित नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ जो समझ ना आए उसे दोबारा वीडियो को रोक के सुने, देखें और पढ़ें। अनुस्वार, अनुस्वार जो हम जैसे लगाते हैं संभव, ऊपर लग जाता है, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। धीरे धीरे समझ आएंगी बातें, अभी पढ़ लो एक बार, बाद में रिवाइज करना। रिवाइज करते हुए जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस चीज़ समझ आने लग जाएंगे। इसका चिन्ह है डॉट। ठीक है, संभव ऐसे लिख सकते हैं उसे, संजय न ऊपर आ गया, गंगा न ऊपर आ गया। ठीक है। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे
अतः, प्रातः, हम प्रातः बोलते हैं ना, तो प्रातः में ह तो है नहीं, तो इसको ह ये है, ये इसे विसर्ग कहते हैं। चंद्रबिंदु, जब किसी स्वर का उच्चारण, उच्चारण माने बोलना, नासिका नाक से और मुंह से दोनों से किया जाता है, तब उस स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। जैसे बोल के देखो, हंसना, नाक से भी आवाज आएगी, आपके मुंह से भी आवाज आ रही है। आंख बोलो, आंख, आंख, नाक से और मुंह से दोनों से आवाज आ रही है, उच्चारण के ऊपर है। हिंदी वर्णमाला में यानी टोटल कितने स्वर हुए? 11 और 33 व्यंजन, परंतु इनकी टोटल संख्या यहाँ पे 44 हुई, लेकिन 4 48 और है, इनमें 4 ये और जोड़े जाते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हलंत, हलंत हमने पढ़ा, नीचे की तरफ जो डंडा लगा रहता है। जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। तिरछी रेखा, इसे हलंत कहते हैं। हल, हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद हलंत लगा हुआ, फिर या, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हलंत उड़ जाएगा और विद्या, द और या का शब्द बन जाएगा विद्या वाला। ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से, मुंह का, मुंह के अंदर हमारे जीभ है, दांत हैं, कंठ है, तालु सब है ना, इन सभी में जिस हिस्से से आवाज आती है, जिस वर्ण का उच्चारण उस हिस्से से होता है, उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। समझोगे इस बात को भी। शुरुआत करते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। इसको बोल के देखो, तुम्हारे को एहसास होगा तुम्हारे गले में से आवाज आ रही है। गले को कंठ कहते हैं, है ना। विसर्ग कंठ और जीभ का निचला भाग, जीभ के नीचे वाले हिस्से, और गले से आवाज आएगी आपके अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़। अब तालु, तालु किसे कहते हैं? जीभ को। तालु और जीभ। ई, च, छ, ज, झ, झ, य, श। आपकी जीभ हिल रही होगी, ध्यान से देखना इसको। जीभ को मोड़े या तोड़े बिना आप इसे कर नहीं पा रहे होगे। इसमें भी जीभ का इस्तेमाल होगा। मुर्गा, मूर्धन्य, ये मुझे नहीं पता ये मूर्धन्य, मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ। री, ट, ठ, ड। अच्छा, तालु, जीभ और नीचे का हिस्सा, जीभ के नीचे तालु और ऊपर का हिस्सा मुर्गा। ठीक है, बोल के देखो। ई, च, छ, ज। इसमें जीभ और नीचे का हिस्सा लग रहा है। और ट, ठ, आप पाओगे कि ऊपर के हिस्से से जीभ नीचे आ रही है आपकी बोलने में। ट, ठ, ड, ढ, ण। जीभ आपकी ऊपर टकरा रही है ना। इसे मुर्गा और जीभ मूर्धन्य कह रहे हैं। दांत और जीभ का मिलन होगा तो क्या बनेगा? त, थ, द, ध, न, ल, स। देखो आपकी जीभ दांत से टकराएगी और ये शब्द निकलेगा त, थ, द, ध, न, है ना। अब दोनों होठ मिलेंगे, उ, प, फ, ब, भ, म, है ना। चेक करो इसको बोल बोल के, शब्द बोलो और देखो आपके साथ वही हो रहा है। अब कंठ, तालु नीचे का हिस्सा और जीभ, इनसे निकलेगा ए, ओ, दांत, जीभ और होठ। होठ मुड़ रहे ना, ओ, मुंह गोल बना रहे हो आप, देखो। ओ, औ, व, दांत, जीभ और होठ। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली समझ लो, आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाए कहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है। तो पहले वाले पेज को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में भेजता हूँ। ये पहला वीडियो था हिंदी कक्षा का। धन्यवाद।